हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस इस पर डिबेट करने वाला हूं। अभी हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस से पहले बहुत सारा लेक्चर वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी डिस्कशन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। पोटेंशियल तो आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहीं पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। जैसा नाम वैसा काम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। थोड़ा इससे हम लोग जुड़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये है क्या चीज़। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, इसलिए इस लेक्चर वीडियो में एंड में हम लोग न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम बोले जैसा नाम वैसा काम। तो यहाँ पर नाम क्या है वो आप देख लो। तो एक नाम यहाँ आप करेंगे तो एक नाम इक्वी अलग कर लीजिए, है ना। पोटेंशियल को अलग कर लीजिए, इक्वी अलग हो गया, पोटेंशियल अलग हो गया, और एक तो आप देख रहे हैं यहाँ सरफेस ऑलरेडी अलग है ना। अब इन तीनों नाम के साथ थोड़ा चर्चा करिए। यहाँ इक्वी मतलब आप समझिएगा इक्वल, क्या इक्वल, और पोटेंशियल का मतलब आप समझते हैं पोटेंशियल जिसको भी कहते हैं, और ये सरफेस का मतलब सतह हो गया, है ना। तो यहाँ ये साफ हुआ कि वैसा सरफेस जिस पर कि सभी जगह का पोटेंशियल एक समान हो, तो उस तरह के सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसा सरफेस जिस सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स है सबका पोटेंशियल इक्वल हो, तो उस तरह के सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन में कहिएगा विच टाइप्स ऑफ सरफेस तो यहाँ पर लिख दिए आप, देखिए कि वैसा सरफेस, विच टाइप्स ऑफ सरफेस ऑन विच, जिस पर नहीं सभी जगह का पोटेंशियल, सभी जगह का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, देन दैट सरफेस इज कॉल्ड, ठीक है ना, क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिसमें कि सभी जगह के पॉइंट, सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल सरफेस पर एक समान हो, तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई कहे टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा दोस्त, टाइप्स ऑफ क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेसिकली इसका दो टाइप हम लोग लिखते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में कितना टाइप, दो टाइप। पहला टाइप जो रहेगा उसको कहिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू रेगुलर शेप। कि रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। कंफ्यूजन होने का एक कारण और है, कंफ्यूजन नहीं होने का, कि हम लोगों को केवल इसके बारे में पढ़ना है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू रेगुलर शेप के बारे में, इरेगुलर शेप वाला नहीं पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे भाई रेगुलर शेप क्या हुआ, तो वैसा शेप जिसका एग्जिस्टेंस हो और हम लोग लाइफ में यूज़ भी करते हो, उस तरह के शेप को क्या बोलेंगे, रेगुलर शेप। जैसे रिंग हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, डिस्क हो गया, रॉड हो गया, ये सब रेगुलर शेप में आते हैं। वैसा शेप जो इस आकार में नहीं हो, जिसको हम लोग नाम से नहीं जानते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, इरेगुलर शेप, ठीक है ना। तो हम लोगों को इरेगुलर वाला तो पढ़ना ही नहीं है, हम लोगों को रेगुलर वाला पढ़ना है। तो है ना, इसमें जो है बेसिकली दो ही टाइप है, लेकिन ये दो टाइप में पहला जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या नाम है, कर्व्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, कर्व्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब लेकिन इसका दो टाइप है दोस्त, कितना, दो। पहला जो टाइप है ना उसको कहते हैं, ठीक है ना, कर्व्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी, उसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक हुआ स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और दूसरा जो इसमें नाम है ना
उसका नाम है सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस और कर्व्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दो टाइप हो गया किसका, सॉरी, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस और सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कर्व्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस का टाइप हो गया। और दूसरा है प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपको एक बात बता देते हैं, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना, वो केवल नॉन यूनिफॉर्म नहीं, ये जो है प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करेगा, याद रखिएगा। शेप अभी दिखाना बाकी है, लेकिन ये जो दोनों है महाशय, ये चाहे स्फेरिकल हो और चाहे सिलिंड्रिकल हो, इसको कहिएगा एग्जिस्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एग्जिस्ट करता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ है ना। तो बेसिक आप याद रखिएगा ना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस उस तरह के सरफेस को बोलते हैं जहाँ की सभी जगह का पोटेंशियल क्या हो, एक समान हो। और दूसरा बात ये कि हम लोगों को तीन टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेनर, ठीक है। तो आइए अब इसी तीनों को एक बार देखते हैं, जिसको पढ़ना है तो बहुत सारा, लेकिन पढ़ना तीन ही है, ठीक है। तो उसको अब हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमको ये समझना है कि जो आप पढ़े कि स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, कर्व्ड में दो पार्ट होगा ना, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसको देखना है। तो उसको देखने के लिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आप देखिए यहाँ हम डायग्राम 2-3 बनाए हुए हैं और जिससे आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में तो आप जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है, जैसा कि वो करता है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब कोई कहे यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, R1 डिस्टेंस पर, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला R1 डिस्टेंस पर क्या लिखेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बटे क्या हुआ, R1 लिखेंगे ना। अब यहाँ पर अगर R1 आ गए, ये भी दूरी R1 ले लिए, ये भी दूरी आप R1 ले लिए, तो अब इस सबको मिलाइएगा तो एक ही ना पोटेंशियल होगा। अभी ये देखिए ऐसे मिलाएंगे तो एक स्फेयर जैसा आपको शेप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसमें कि सभी जगह का पोटेंशियल क्या होगा, एक जैसा ही होगा, अर्थात एक ही होगा। इसलिए इस सरफेस को क्या नाम दीजिएगा, इक्विपोटेंशियल। हम बोले हैं पहले कि बल्ब जैसे चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ओरिजिनेट करता है, जैसे बल्ब से लाइट निकलता है ना, उसी प्रकार से। तो बल्ब से लाइट निकलेगा तो ऐसा नहीं कि ये लाइन की तरह निकले, चारों तरफ निकलेगा और हर जगह का पॉइंट मिलाएंगे तो एक स्फेयर, देखिए शेप ऐसा बनेगा, जस्ट लाइक ए फुटबॉल। तो इसलिए ये स्फेरिकल शेप बन गया। तो अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, ये कैसा हुआ, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको आप आगे बढ़ाइए तो देखिए ये मिलेगा आपको, ठीक है ना। हर जगह इसमें भी पोटेंशियल क्या होगा, एक समान होगा। इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मिला, एक ये और एक ये दोनों कैसा सरफेस हुआ बाबू, तो इसको कहना स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, बात समझे। तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आप समझ गए। अब आपका एक और प्रश्न था कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है कि नॉन यूनिफॉर्म।
तो आप देख के बता सकते हैं ये कैसा फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि डायरेक्शन फील्ड का हर जगह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है। तो दो प्रश्न इसमें पूछ सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो स्फेरिकल होगा वो किस चार्ज के द्वारा उत्पन्न होता है, तो कहिएगा पॉइंट चार्ज के कारण, और दूसरा पूछेगा कि किस तरह के फील्ड में होता है, तो कहिएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी आप आ जाए एक बात और, यहाँ R1 लिए थे, इस दूरी को मान लेते हैं R2, अगर V2 निकालिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और Q बटे क्या R2। और आप देख लीजिए R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, हैं? आप यहाँ से कहिए R1 ये छोटा है किससे, R2 से, और R1 छोटा है इसलिए V1 बड़ा हो जाएगा किससे, V2 से। तो यहाँ भी आप एक कॉन्सेप्ट सीख लिए, और सीख क्या लिया, सिखाया गया है कि अगर फील्ड के अलोंग चलते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू कंटिन्यूअसली घटता है। देखिए 1 से 2 गए तो पोटेंशियल घटा ना, ठीक है, तो फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कंटिन्यूअसली घटता है। अब हमारा रह गया इसमें, तो उसमें अगर हम लोग आ जाएं तो उसमें आने पर आप क्या देखिएगा, देखिए कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे इसी पॉइंट को ले लिए, इसको मिला दीजिए ऐसे एक रेडियस पर, ठीक है ना। अब ये जो सरफेस बन गया ये भी कैसा सरफेस हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और अलग एक रेडियस लेके जाइएगा, इसको मिला दीजिएगा तो एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप जितना चाहिएगा उतना मिल सकता है, ये तो आपके चाहने के ऊपर है नहीं। और वैसे भी जानते हैं ना, किसी भी चीज़ को अगर चाहिएगा ना तो वो आपका ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप जितना इसमें आप चाहते हैं उतना इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए सिलिंड्रिकल के पास, यहाँ आप आ जाइए। अभी देखिए ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये भी जो दोनों बन के तैयार हुआ ना, तो इसको भी आप कहिएगा कि ये कैसा फील्ड बना हुआ, कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, तो ये भी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बन के तैयार हुआ है कि नहीं। ये दोनों कैसा सरफेस है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए दोनों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके पास चलिए। तो ये तो बेचारा एक ट्यूब लाइट के, इसको तो बोले थे कि बल्ब है, इसको कहिएगा कि एक ट्यूब लाइट की तरह है। ट्यूब लाइट चारों तरफ रोशनी देगा, अगर ये ट्यूब लाइट है तो नीचे ऊपर ही लाइट नहीं जाएगा, ऐसा नहीं समझेंगे कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये चारों तरफ देगा। अगर चारों तरफ को मिलाएं तो थोड़ा आप इमेजिनेशन करिए तो आपको ये आपको दिखाई दे देगा, नहीं ये हर जगह का पोटेंशियल एक समान हो जाएगा, नहीं तो आप हर जगह के पोटेंशियल को एक समान रख दीजिए, तो ये लाइन ऐसे जाएगा, मिल जाएगा, नीचे से भी अगर आ जाए तो ये मिल जाएगा, हर जगह का पोटेंशियल एक समान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, अब सब जगह का पोटेंशियल एक समान हुआ, तो आप इसको ऐसे मिला दीजिए। देखिए तो सिलेंडर बना कि नहीं बना, एक सिलेंडर बन के तैयार हुआ, जिसका रेडियस आप कुछ मान सकते हैं। मान लीजिए इसका रेडियस हम कह दिए कि R1 है, नहीं इसका रेडियस R1 है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं तो ये भी बहुत सारा ऐसा मिलेगा, है ना। ऊपर उतना ही रेडियस पर मान लेते हैं तो ये भी पॉइंट आएगा। अगर इसको भी चाहेंगे तो एक और सिलिंड्रिकल सरफेस जनरेट हो जाएगा। देखिए हम तो बोले ही ना कि आप जितना चाहेंगे उतना जनरेट होगा, ठीक है। इधर का रेडियस R1 माने थे, इसका रेडियस आप R2 मान लीजिए। तो दो सिलिंड्रिकल सरफेस यहाँ भी आपका जनरेट हो गया। इस सरफेस को भी बोलिएगा और इस सरफेस को भी बोलिएगा, तो ये दोनों कैसा सरफेस हुआ, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक बात और हम कहेंगे
कि इसमें कोई ये कहे कि ये किस तरह के फील्ड में एग्जिस्ट करता है, तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। नहीं, तो इस तरह का बात हुआ। अब हमारा स्फेरिकल हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया, बच क्या गया दोस्त, तो हमारा बच गया क्या, प्लेनर। जैसे आपका कॉपी है, किताब है, अगर उसको मेटल कर दीजिएगा तो वो एक मेटालिक प्लेनर सरफेस हो जाएगा, और उस मेटालिक प्लेनर सरफेस को ला के यहाँ खड़ा कर दें तो डायग्राम आप कैसा दिखाएंगे, इस तरह का डायग्राम होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, इस तरह का आपका डायग्राम बन जाएगा, है ना। अब इस डायग्राम पर अगर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप क्यू चार्ज, कितना चार्ज, क्यू चार्ज कितना एरिया में दे दिए, ए एरिया में दे दिए, तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ से निकालते थे ना, क्यू बाई ए, याद है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसमें फील्ड ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है ना, और ये फील्ड का वैल्यू, आपको फील्ड का वैल्यू भी हम बता देंगे, है ना, याद होगा आपको, सिग्मा बाई क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो अभी ये इस तरह से आपका हुआ कि नहीं, तो इसमें ई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं सिग्मा बाई क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू कांस्टेंट आया कि वेरिएबल, कांस्टेंट आया। और देखिए डायरेक्शन ऑलरेडी कांस्टेंट है, नहीं डायरेक्शन सबका सब आगे की तरफ है, मतलब फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है, फील्ड का मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो कैसा फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस पर आप सरफेस ले लीजिए, जैसे यहाँ एक सरफेस ले लेते हैं, है ना, ये सरफेस, ठीक है, आप यहाँ भी सरफेस ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ एक सरफेस ले लिए, अब ये कह दे कि ये दोनों क्या है, तो आप दोनों सरफेस को क्या बोलिएगा, ये सरफेस हो या ये सरफेस हो, इस दोनों सरफेस का नाम क्या होगा, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ गए, तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का इतिहास हुआ, ठीक है ना। अब प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस को ध्यान से देखिएगा तो आप कहिएगा कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, और ये चार्ज प्लेन सीट जो होता है उसके द्वारा जनरेट होता है, ठीक है ना। सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी अर्थात रड के द्वारा जनरेट होता है। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस आप समझ सकते हैं कि पॉइंट चार्ज के द्वारा जनरेट होता है। तो इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से आप समझे होंगे। अब आपको ये समझना है कि अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो मेन बात होगा उसका रिलेशन क्या होगा। देखिए यहाँ हम हेडिंग बनाए हुए हैं, ठीक है ना। क्या हेडिंग है तो देखिए लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या रिलेशन होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या रिलेशन होगा। दैट मीन्स कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन जानना है, ठीक है ना। तो उसको जानने के लिए पहला रिलेशन आपको हम दिखाते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या है तो वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अभी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया 90 डिग्री, यहाँ कितना बनाया 90 डिग्री, यहाँ भी कितना बनाया 90। मतलब ये पहला कंडीशन आपके पास आ गया। और वो क्या आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। देखिए यहाँ भी कितना बन रहा है, 90, ठीक है ना, बात समझे। यहाँ भी आप देख लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। कहीं भी आप देख लो बाबू, पूरा फिगर आपके सामने है, यहाँ भी देखिए कितना बना रहा है, 90 डिग्री। नहीं, सब जगह 90 है। तो मतलब क्या समझे, रिलेशन फर्स्ट हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है। मतलब ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज क्रॉसेस परपेंडिकुलरली टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये फर्स्ट आपका जानने वाला बात हुआ, ठीक है ना, याद करने वाला बात हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन में इसी बात को हम लिखते हैं, ठीक है ना, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है। तो पहला पॉइंट आपके सामने हम लिख चुके हैं, देखिए आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स is always crosses perpendicularly, is always crosses perpendicularly to the equipotential surface। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ कि इलेक्ट्रिक, ये आप ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम में ये बहुत मार्केबल पॉइंट है, क्योंकि प्रॉब्लम में हम जब आपसे सवाल करेंगे तो इस बात को जरूर जवाब देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिया तो आप दिखाइएगा कि परपेंडिकुलरली होगा, पूरा सीन उसमें आपको बताना पड़ेगा, ठीक। अब कहिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ठीक है ना। तो अब यहाँ थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दीजिए। तो इसी फिगर में वो भी कॉन्सेप्ट है कि अब जब आप चार्ज पार्टिकल से चलिएगा तो हम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस किस डायरेक्शन में चलने पर मिलेगा, है ना। तो हम यहाँ फील्ड और पोटेंशियल ले रहे हैं ना, तो हम लोग चूँकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और फील्ड क्या है, वेक्टर, तो एक बार हम लोग फील्ड के अलोंग चलेंगे, ठीक है ना। तो फील्ड के अलोंग चलेंगे तो ई और आर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और एक बार फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि चलने की बात है। तो आप चल रहे हैं तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के साथ चलेंगे, पोटेंशियल को अब इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट में ये बात हम लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा का ए कर देते हैं, सेकेंड में हम फर्स्ट पॉइंट ए मान लेते हैं। व्हेन वी मूव इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज थीटा का वैल्यू कोई कहे तो क्या हो जाएगा, 0। और एक फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि dv बराबर होता है E डॉट dr, और वो भी किस में, माइनस, है ना। अभी यहाँ से dv का वैल्यू देखें तो माइनस तो रहेगा ही, यहाँ कहिएगा मोड E मोड dr, और ये हो गया कॉस क्या, 0, है ना। और कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, इसलिए यहाँ E इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, देखिए ये हो जाएगा dv अपॉन क्या, dr, है ना। अगर हम यहाँ पर माइनस को हटा भी दे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस मेटलाइज होता है, कंडीशन के हिसाब से उसको हम लोग हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। तो E बराबर dv बाई dr। अगर ऐसा प्रश्न, अगर माइनस रख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे। अब इस केस में एक ही बात देखिए, प्रॉब्लम बनाने के लिए कोई ना कोई कंडीशन को तो हम लोगों को एक डिज़ाइन करना पड़ता है। तो यहाँ इस पर प्रॉब्लम रहता है। अगर आप E को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो E मैक्सिमम कब होगा बाबू, जब माइनस dv बटे dr का वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम। dr का वैल्यू मिनिमम हो जाए तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस कंडीशन पर क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। एक तो बात ये हो गया
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है। और एक बात हो गया कि ई मैक्सिमम का कंडीशन अगर डाल के क्वेश्चन बनाना हो तो ई मैक्सिमम बराबर लिखिएगा -dV/dr मिनिमम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को देखना है कि दूसरा का जो ए बना है उसके बाद बी क्या होगा, ठीक है ना। तो आइए उसको देख लेते हैं। तो सेकंड के बी में आ गए, हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए सेकंड का ए हो गया, रिलेशन चल रहा है आपका। तो सेकंड के बी में लिख रहे हैं व्हेन वी मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलिएगा, देखिए यहाँ तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब आपका फील्ड इधर है, ऐसे फील्ड है तो परपेंडिकुलर चलना होगा तो आपको इधर चलना पड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू इस केस में दैट इज थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। और अब आप ध्यान दीजिए dv बराबर जो -E.dr लिखे हैं दोस्त, ठीक है ना। अब इसको अगर तोड़िए तो मोड dr और दोनों के बीच का एंगल कितना cos 90। तब E का वैल्यू क्या लिखिएगा dV/dr। अब लिखे तो गलत हो जाएगा, देखिए cos 90 का वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है 0 नहीं। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो अब क्या कहेंगे कि dV/dr का वैल्यू कितना आ गया 0। और dV/dr का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो V है इसका वैल्यू 0 है। और ये वैल्यू तब न 0 होता है, ठीक है। ये वैल्यू कब 0 होता है जब यहाँ पर कहें कि V का वैल्यू क्या हो जाए कांस्टेंट, क्योंकि V का वैल्यू कांस्टेंट होगा तभी उसके डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब आप ये समझ लीजिए कि अब ये वैल्यू जो कांस्टेंट आया है ना, जो वैल्यू कांस्टेंट आ गया तो इसी कांस्टेंट के कारण भी यहाँ क्या आ गया कांस्टेंट। और ये भी कांस्टेंट आने का मतलब हुआ कि ये कौन सा सरफेस है जी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको कहना है कि केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का आपका केस हो गया। बात समझे। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप फील्ड के अलोंग चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। और जब फील्ड के अगर परपेंडिकुलर चलेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होगा। यही रिलेशन है कि फील्ड के अलोंग चलें तो पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज करेगा, फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा बात कि अगर आप फील्ड के अलोंग चलते हैं परपेंडिकुलर तो उस केस में पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है और इसीलिए वो पोटेंशियल कांस्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है, ठीक है। तो आई होप दैट आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को खूब बढ़िया से समझे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इससे आगे हम लोगों को देखना है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बता दे तो मज़ा आ जाए और कहीं दिक्कत नहीं हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के कॉन्सेप्ट में बहुत बढ़िया से हम बताए हुए हैं। आप आइए प्रॉब्लम के साथ जुड़िए और आनंद आएगा। तो देखिए दो प्रॉब्लम जो कि एस.सी. वर्मा के किताब से है और बहुत अच्छा है। अब एस.सी. वर्मा लगभग सबके पास रहता है। यहाँ देखिए 62 नंबर का प्रॉब्लम है, उसमें आपका डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ लिखा है सम इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन फिगर, व्हाट कैन यू से अबाउट
द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको मैग्नीट्यूड भी जानना है और डायरेक्शन भी, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखिए आपके सामने ये एक इक्विपोटेंशियल, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। तो हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि सबसे पहला काम आपको करना क्या है। तो देखिए दो प्रॉब्लम है ना, जो एससी वर्मा के बुक से है और इसमें 62 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं। यहाँ लिखा है सम इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन फिगर, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके ये एक फिगर हो गया, एक फिगर आपका यहाँ है। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको जानना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्त इसमें ये काम आपको करना होगा कि पहले ये जानना होगा कि ये किस टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जरा आप बोलिए, चूँकि हम बोले थे कि पढ़ा रहे हैं तो पूछेंगे लास्ट में, आप बोलिए ये किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एकदम सही सोच रहे हैं, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये आप तो बता चुके हैं कि इसको जनरेट करने के लिए क्या लिया गया होगा, तो इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट, तभी ये जनरेट होता है। दूसरा चीज़, अगर कोई पूछे ये वाला कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो आप आराम से कहिएगा ना स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हालांकि हेमिस्फेयर में है, लेकिन टाइप की बात हो तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस ही कहेंगे। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन। तो सबसे पहला बात ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले आप डायरेक्शन को ही टारगेट करिएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे दिया हुआ है ना। और आपको हम बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है भाई, परपेंडिकुलर फील्ड दिखाना है। ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसको आप देखिएगा, ये लाइन को दिखाइएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। अगर ये लाइन दिखाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। तो मतलब ये है कि परपेंडिकुलर लाइन कोई भी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही के लाइन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। हम ठीक इसको यहाँ से खींच देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना, बात समझे। तो अब ये बात हो गया कि ये परपेंडिकुलर लाइन है अभी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूरा नहीं हुआ। कोई कहे कि खाली परपेंडिकुलर कह देने से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, हम कहेंगे एकदम नहीं हुआ, क्योंकि फील्ड के लिए तो जानना चाहिए ना कि एरो गया किधर भाई। ये तो है पता हमको कि ये जो है परपेंडिकुलर जा रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर के पास तो दो ऑप्शन है ना, या तो एरो इधर के तरफ होगा, नहीं तो इधर के तरफ होगा। अभी तो वो तय करना है। तो आप बताइए एरो किधर होगा, हम आपको एक चांस दे रहे हैं, आप बताइए एरो किधर होगा, इधर होगा कि उधर होगा। हम अभी छोड़ दिए आप ही के लिए। तो एरो जानने के लिए हम फिर एक कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें कि फील्ड के अलोंग चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, याद है। हाँ, तो पोटेंशियल घट रहा है। आप बताइए तो एरो इधर होगा कि इधर होगा, डेफिनेटली इधर होगा। क्यों, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, इधर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इसलिए एरो इधर होगा। बात समझे। तो ये फील्ड के डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और आप देख सकते हैं, कोई पूछे कितना एंगल बनाएगा, तो ये वाला सब एंगल दिया हुआ है ना, 30 डिग्री है, ये सब 30 है, तो ये 30 और ये 90 मिल के कितना हो गया, 120। तो ये तो पता हो गया कि 120 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। अब रह गया मैग्नीट्यूड निकालने का बारी कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम आपको तरीका बताते हैं, और पहले भी बताए हुए हैं, उसी को लगाना है। बताना क्या है, तो देखिए आप एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में थीटा इक्वल टू 0 ले लीजिए, नहीं तो थीटा इक्वल टू 90 लीजिए। थीटा इक्वल टू 0 लिखे थे तब फार्मूला आया था ई मैक्सिमम बराबर माइनस dV/dr, और dr का वैल्यू क्या था, मिनिमम। अब ये ई उसी फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं, अब थोड़ा एलेबरेट करके यूज़ कर रहे हैं।
कोई दो सरफेस ले लीजिए, डी भी है, डिफरेंस है, तो हम एक सरफेस कहाँ मान लें, मान लीजिए एक सरफेस इसको मान लेते हैं, दूसरा सरफेस इसको मान लेते हैं। अब कोई कहे इस दोनों सरफेस के बीच के मिनिमम दूरी, तो देखिए ये सरफेस यहाँ है, ये सरफेस यहाँ है ना, ये सरफेस यही ना कट किया एक्स एक्सिस को, तो दोनों के बीच का मिनिमम दूरी ये वाला होगा कि ये वाला होगा, बोलिए, ये मिनिमम दूरी होगा कि यहाँ से ये मिनिमम दूरी होगा। तो आप कहेंगे कि ये तो मिनिमम नहीं होगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मिनिमम दूरी ये होगा। तो अगर इस पॉइंट को अगर हम ए मान लें तो बी यहाँ जो दूरी रख रहे हैं ये वाला, ये मिनिमम होगा। और आपको पता है ना कि ये जो दूरी है ये 30 और 20 कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी बीच का गैप कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ एंगल का डिग्री है 30 डिग्री, है ना। अब कोई कह दे कि ए बी का वैल्यू बताइए, तो देखिए 10 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, ये 30 डिग्री है, तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा ना। अब ये 10 है तो जिसके साथ एंगल बनता है कॉस का कंपोनेंट है, जिसके साथ नहीं बनता है साइन का। तो अब देखिए ये वाला तो 10 कॉस 30 हो जाएगा, ये 10 साइन 30, यानी 10 सेंटीमीटर और गुने क्या, साइन 30, ये हो गया 10 सेंटीमीटर साइन 30, और 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1, साइन 30 1/2, यानी फाइनली ये आया कितना, साइन 30 1/2 है ना। हाँ, तो अभी ये आया कितना, तो कहिएगा ये कितना आ जाएगा, 1/20 ना, 1/20। ये किसका वैल्यू आ गया बुआ, ए बी का, इतना मीटर हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ से फार्मूला आपको आ गया, डी भी फाइनल वाला में से इनिशियल वाला घटाना है, यानी ये कहिएगा कि V2 माइनस V1 चलना है ना। तो V2 इसको ना मानिएगा, इधर चल रहे हैं तो 2a हुआ और इसको हमको 1 मानना पड़ेगा। तो V2 का वैल्यू कितना, और ये dr मिनिमम है, तो V2 का वैल्यू बताइए तो कितना है, -20 और V1 का वैल्यू वो है -30 है कि नहीं। और dr मिनिमम का वैल्यू कितना है, 1/20। तभी E का वैल्यू आपको दिख गया, कितना दिखा E का वैल्यू, तो देखिए 20 में से 30 जाएगा, 30 में से 20 जाएगा, है ना। तो -20 नहीं, केवल 20 कहिए, माइनस कहाँ से आएगा। तो 20 में से अब 30 जाएगा, -10, माइनस प्लस 10 और 200 ऊपर गया, तो ये 200 वोल्ट बाई क्या आया, मीटर। तो मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ। फाइनल आंसर लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा कि ये 200 वोल्ट बाई मीटर एट एन एंगल कितना डिग्री, 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 120 डिग्री। तो ये पहला का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत आपको नहीं ना, तो इस तरह से बनाएंगे। एक फार्मूला का तो यूज़ कर चुके आप, दूसरा फार्मूला, तो चलिए बी नंबर को आप देख लीजिए। यहाँ पर टेक्निकल बात दूसरा स्फेरिकल है, तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पॉइंट चार्ज है, क्योंकि पॉइंट चार्ज रहेगा तभी स्फेरिकल हो सकता है ना। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा परपेंडिकुलरली क्या करता है, क्रॉस करता है। तो ये परपेंडिकुलरली जाएगा तो इस प्रकार जाएगा, ठीक है। इधर से ऐसे ले जाइएगा, इधर से ऐसे ले जाइएगा, ऐसा सिचुएशन बनेगा, मतलब फील्ड का ये सिचुएशन होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर, अब कहिएगा कि थीटा बराबर 0 वाला कॉन्सेप्ट दें कि थीटा बराबर 90 वाला कॉन्सेप्ट दें। हम कहें दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ फेल है, नहीं, इसलिए कि dr मिनिमम यहाँ निकलेगा ही नहीं। देख रहे हैं सब इक्वल रेडियस पर है ना। तो अब यहाँ से देखिए आप,
इसको हम कह दिए कि ये r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिए, है ना। अब P पॉइंट का पोटेंशियल आप निकालिए, तब यहाँ तो मानना पड़ेगा ना बाबू कि कोई ना कोई चार्ज है जिसका वैल्यू Q है, क्योंकि पॉइंट चार्ज रहेगा तभी इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो V एट पॉइंट P क्या लिखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और यहाँ कहिएगा Q बटे क्या, स्मॉल r। बात समझे। अब इसी प्रकार आप यहाँ पोटेंशियल निकाले, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब आप भी इस सरफेस के लिए निकालिए तो क्या कहिएगा, अगर इस सरफेस का पोटेंशियल इस सरफेस के पोटेंशियल के बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, तो यहाँ वाला भी पोटेंशियल बराबर होगा ना। तो पहला वाला सरफेस का पोटेंशियल निकालते हैं तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ऐसा कर दे, सबसे अच्छा रहेगा कि आप पोटेंशियल तो सबका दिया हुआ है, तो आप Q का वैल्यू निकालिए तो कितना आ जाएगा। यहाँ से क्या कहिएगा, Q बराबर, तो आप कहेंगे ना Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट हो गया, और ये हो गया V इंटू आर, V इंटू क्या R। और आप देखिए पहला वाला का V और R का वैल्यू, V इंटू आर देखिए फर्स्ट वाला का पोटेंशियल कितना है 60, और R का वैल्यू देखिए 10 सेंटीमीटर यानी 0.1। दूसरा वाला देख लेते हैं कितना है 30, उसका रेडियस 0.2। तीसरा वाला देख लेते हैं कितना है 20, रेडियस 0.3। अभी देखिए ये बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये तीनों बराबर है तो चौथा भी बराबर होगा ना। यानी कि हम लोग अब लिख सकते हैं V इंटू आर बराबर कितना 6, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा बुआ 6/r। और एक बात तो जानते हैं आप, क्या जानते हैं कि हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको dV/dr, नहीं तो अब यहाँ से यहीं लिख देते हैं E इक्वल टू क्या लिखते हैं -dV/dr। और आप देखिए dV का वैल्यू कितना है 6/r है, और बाई क्या dr। अब डिफरेंशिएशन करिएगा तो -6 तो कांस्टेंट, dr पर पावर -1/dr। और यहाँ से आप जानते हैं E बराबर, ठीक है ना, क्या लिखिएगा -6 तो ठीक है, पावर को गुणक बनाया, पावर में 1 घटाया, यही ना लिखते हैं। तो कैलकुलेशन क्या आया बुआ -+6 r पर पावर -2, यानी फाइनल आंसर आप कहिएगा E बराबर 6/r²। और लास्ट में कह दीजिएगा एक्सियली क्या आउटवर्ड, एक्सियली आउटवर्ड या सेंट्रली आउटवर्ड कहना, सेंट्रली क्या आउटवर्ड, सेंट्रली आउटवर्ड। तो मतलब ये हुआ हमारा, ठीक है ना, कि इस तरह से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर हम बनाए हुए हैं। तो आई होप दैट कि अब कोई दिक्कत नहीं होगा और आप भी मेहनत करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।